नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं मसूद अजहर के बारे में। मसूद अजहर जो हैं ये रो रहा है और अच्छा हुआ कि इसकी ये नौबत आई कि इसको रोना पड़ रहा है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है कि जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, ये एक राइट तरीका नहीं है। मतलब यह है कि सिर्फ जीडीपी को कैलकुलेट करना इज नॉट ओके इन टुडेज वर्ल्ड। जीडीपी की शुरुआत कहां से हुई और आज क्या सिर्फ जीडीपी की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई और चीजें हमें इसमें ऐड करने की जरूरत है, इसको समझेंगे और देखेंगे। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। एक और विषय है, कश्मीर को लेकर यूएसए जो है वो कह रहा है कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार है। तो क्या भारत को यह चीज पसंद आएगी? क्या भारत एक्सेप्ट करेगा यूएसए को एज ए मीडिएटर? देखेंगे। एंड जब युद्ध जैसी सिचुएशन नहीं होती है, ऐसे समय पर भी पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं वो हम पर अटैक करते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या सॉल्यूशंस हमें निकालने की जरूरत है, ये सारे विषयों पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एनालाइज हाउ ऑपरेशन सिंदूर रीडिफाइंस डिटरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट मुझे मिली है। हमारे फॉर्मर एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उन्होंने ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, तो उसमें से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो मुझे पढ़ने को मिली है एंड आई वुड लाइक टू शेयर दोज इनसाइट्स विद यू गाइस। इसमें ऑफ कोर्स हम थोड़ा और डीपर लेवल पर जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वैसे हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको हमने अचीव कर लिया है। डीजीएमओ ने जो ब्रीफिंग दी, तो उस ब्रीफिंग में ये बताया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, एयरफोर्स के जो एक स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने भी ये बताया कि जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, जैसे टेररिस्ट्स को टारगेट करना, तो ये अचीव हो गया। फिर देश का जो ऑब्जेक्टिव था कि एक अकाउंटेबिलिटी जो है उसको एनफोर्स किया जाए, ये भी अचीव हो गया। और जो हमारा डिटरेंस है ना, तो इसको रीअसर्ट करना कि देखिए ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने अचीव कर लिए हैं। इसी के साथ साथ ये ऑपरेशन सिंदूर जो हैं ये भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी पे रिफ्लेक्ट करता है कि हमने पाकिस्तान को एक मैसेज तो भेजा, लेकिन मैसेज के साथ साथ दर्द भी दिया है। और इतना ही नहीं, सबसे जो स्मार्ट चीज मुझे इसमें लगती है इस स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी में, दैट इज हमने उनको एक एग्जिट ऑफर भी किया है कि देखिए हमने आपके सिविलियंस, आपकी डिफेंस पर अटैक नहीं किया है। जहां पर टेरर कैंप्स थे वहां पर ही हमने अटैक किया है, और आप अगर चाहे तो इस चीज को यहीं पर छोड़ सकते हैं और चले जा सकते हैं। आपको इसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एस्केलेट करना चाहते हैं देन वी आर रेडी फॉर इट। पाकिस्तान ने पाकिस्तान में क्यों पाकिस्तान ने एस्केलेट किया? जेब में पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं और आप जानते हैं। तो क्या वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है आर्मी की, तो क्या वो मूर्ख है कि वो ऐसी चीज़ें करते हैं? इसका आंसर है यस, दे आर फुलिश, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग। दूसरी जो चीज़ है दैट इज, हमेशा से पाकिस्तान की जो आर्मी है, वैसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं, पाकिस्तान की कोई आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। जनरली क्या होता है कि देश के पास आर्मी होती है, देश के पास एयरफोर्स होती है, देश के पास नेवी होती है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आर्मी के पास एक देश है, आर्मी के पास एयरफोर्स है और आर्मी के पास नेवी है। ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने दिया, ये अगर आप समझ गए तो समझ लेना कि अभी तक की डिस्कशन जो है वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी अच्छी डेवलप हो गई है, आई वुड से। तो ये जो आर्मी है, जिसको द एस्टैब्लिशमेंट भी कई बार कहा जाता है, तो ये जो मुनीर की थिंकिंग है वो ये है कि
झूठ फैलाओ, झूठी बातें करो, प्रोपोगेंडा चलाओ बस, और अपनी जेब जो है वो भरो। करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अभी इसकी टर्म कुछ अक्टूबर में खत्म होने वाली है, उससे पहले ही हैज मेड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स बाय मिल्किंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर क्यों उन्होंने एस्केलेट किया? क्योंकि एस्केलेट करेंगे तो लगेगा कि देखिए हम भारत जैसे देश को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो वहां की खबरें अगर आप पढ़ेंगे ना, श्योर आपके ध्यान में ये चीजें आई होगी कि वहां पर तो इसको जीत बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत हो गई है और पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया एंड दिस एंड दैट, और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे यहाँ पर टेररिज्म फैलाने का मेन काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्योंकि देश के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास देश है। और जो हमारी डॉक्ट्रिन है उसमें भी एक शिफ्ट आया है जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब हमने ये कंडीशन डाल दी है कि अब अगर आप कुछ भी करेंगे तो फिर अगर टेररिस्ट अटैक हुए हम पर तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ही देखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो डेफिनेटली भारत के लिए सक्सेसफुल रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और हमने इस विषय पर भी डिस्कशन की थी कि कैसे अलग अलग समय पर, और आज देखिए जो हमारे जो पूर्व एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि भारत की जो काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन है ये काफ़ी इवॉल्व हुई है। उन्होंने 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात की, जिसके बारे में मैंने आपको उड़ी फिल्म के स्टार्टिंग के टाइम की बात की थी, और उसके बाद उड़ी वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। 2019 एयर स्ट्राइक जो हैं तो इससे भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और ऑपरेशन सिंदूर जो हैं इसमें तो हमने पाकिस्तान के बहुत अंदर जाकर टारगेट्स हिट किए हैं। वहाँ की एयर बेसिस जो हैं उनको हमने फिर टारगेट किया क्योंकि पाकिस्तान ने फिर इस चीज़ को एस्केलेट किया। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हैं इससे भारत की जो नई डॉक्ट्रिन है उसमें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। एक भी अगर टेररिस्ट अटैक अब हम पर हुआ तो वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पहले जो एक एम्बिगियस पॉलिसी थी, पहले कुछ नहीं होता था ना, लेकिन अब क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के, और इस चीज को हमने फिर से रीइंफोर्स किया है कि हम एस्केलेशन के बिना भी आपका गाल जो है वो लाल कर देंगे। ये चीज भारत ने प्रूव कर दी है। ऊपर से वाटर डिप्लोमेसी अभी चल रही है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है तो उसको एबेंस में रखा है। तो इससे क्या होगा, अब जो डेटा देना है हाइड्रोलॉजिकल डेटा वो शेयर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ जो छेनाब नदी है, झेलम है, इस पर जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूएशन में रहेंगे, और पाकिस्तान के बिहेवियर पर यह तय होगा कि आपको कितना पानी मिलेगा। अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो पानी स्टॉप भी हो जाएगा, अच्छा बिहेव करेंगे तो पानी जो है उसका फ्लो आपको मिलता रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े बड़े पावरफुल देशों की बात करें, खास करके वे सारे देश जिनकी इम्पैक्ट पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एक तो है इसमें यूएसए, यूके हैं, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया हैं, वैसे दूसरे भी देश हैं, लेकिन मैं ये 3 बड़े पावरफुल देशों की बात करना चाहूँगा। इन तीनों ने ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसको सपोर्ट किया और ये कहा कि देखिए भारत का वैलिड रीज़न है, भारत के पास वैलिड रीज़न है। अगर भारत पर कोई टेररिस्ट अटैक करेगा तो वो भारत का ये अधिकार बनता है टू काउंटर टेररिज्म। इसी के साथ एक और चीज़ जो है जिसको शायद उतना समझा नहीं गया है, मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर एक कंफ्यूजन है, एंड दैट इज़ कि ऐसे समय पर आईएमएफ ने कैसे ये लोन जो है वो सैंक्शन कर दी। देखिए आईएमएफ जो है, यहाँ पर मैंने इसलिए ये लाइन आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ की है, यूएसए जो है उसका एक बहुत ही बड़ा होल्ड है आईएमएफ पर, आप जानते होंगे। तो यूएसए का डर क्या है पता है, इस विषय को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कश्मीर वाला मैंने आपको बताया ये मीडिएशन वाला टॉपिक उसमें, लेकिन लेट मी हाईलाइट दैट पॉइंट हियर, वो यहाँ पर थोड़ा फिट बैठता है कि दैट इज
यूएसए का हमेशा से एक डर रहा है, एंड दैट इज कि ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियर देश हैं, तो कहीं इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर हथियार या फिर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट ना हो जाए। यूएसए इस चीज को लेकर काफी ज्यादा घबराता है, एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन घबराता है। तो यूएसए ने क्या किया, भारत को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भारत ने कोई गलत चीज नहीं की, भारत इज बिहेविंग प्रोफेशनली, भारत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर ही सारी चीजें कर रहा था। और टेररिज्म के खिलाफ यूएसए ने कितनी सारी स्ट्राइक्स दुनिया के अलग अलग देशों में की है, तो हमें भी कुछ नहीं कह सकते कि आप टेररिज्म के खिलाफ मत लड़िए। खुद यूएसए जो है वो 911 का शिकार रहा है। तो यूएसए नोज पाकिस्तान वेरी वेल, और भारत को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भारत ये सारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा था, काउंटर टेररिज्म को लेकर जो हम स्टेप्स उठा रहे थे, तो हमें ऐसे रोक नहीं सकता था यूएसए। लेकिन पाकिस्तान को रोकने के लिए एक ऑफर दी कि पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे लेकिन यू हैव टू डी एस्केलेट, भारत के साथ झगड़ा मत करना, ये लड़ाई बंद कर दो, कुछ भी करो, स्टॉप दिस थिंग। If you want money, if you want assistance, then you will get it, but the condition is de-escalation. And that's the reason कि IMF ने ये चीज सेंड की। अब इसका डीपर मीनिंग क्या होता है, इसका डीपर मीनिंग ये है, और पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चीजें जो है इसमें भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले जो इजीली IMF से पैसे मिल जाते थे, कहीं पर भी कटोरा लेकर जाओ और कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें डाल देता था, अब ऐसी चीज नहीं होगी। अब यहां पर भी ऐसा होगा, जैसे पानी के बारे में मैंने आपको बताया, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, वैसे ही यहां पर भी ऐसा होगा कि अगर आपका बिहेवियर सही रहा तो फिर बेल आउट पैकेजेस और लोन्स मिलेगी। अगर बेल आउट मीन्स अगर आपका बिहेवियर बिगड़ा तो फिर भूल जाइए, आपको फ्यूचर में ये फाइनेंशियल मदद जो है वो भी नहीं मिलेगी। सो दिस इज अ बिग थिंग। इस चीज को शायद बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी और ये सोचना है कि भाई पीछे से यूएसए मदद कराएं, थिंग्स लाइक, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसका ये डीपर मीनिंग है, यूएसए किसी को मुफ्त में एक रुपया भी नहीं देगा ऐसे। लेकिन अब ये बटन जो है वो यूएसए के हाथ में आ गया इस समय पर, पहले भी था लेकिन अब एक और बटन ऐड हो गया। अब भारत एक तरफ से लाफे मारेगा और दूसरी तरफ यूएसए को बताएगा कि भाई ये बटन दबा दो हमारे लिए, यू नो। तो ये सिचुएशन है। Pakistan's domestic narrative often masks military defeats as victories impacting regional stability. वहाँ का एक ISPR है ये पाकिस्तान का, तो ये सारी चीज़ें राइट 1965, 71, 99, ये सारी अलग अलग जो डिफीट्स हैं। और मुझे कई बार ये भी प्रश्न होता है कि ये मुनीर की कभी वर्दी देखना, फोटो देखना, कितने सारे मेडल्स हैं, ये क्या हारने पर मिलते हैं क्या, मीन्स क्या ऐसा ही कोई नई डिज़ाइन पास हुई कि भाई वाह दिस लुक्स ग्रेट, एक काम करते हैं, इसका एक मेडल बना देते हैं और एक सेरेमनी रख देते हैं और ये मेडल जो है वो मुझे पहना देना, ठीक है। तो क्या ऐसे चलता है, आई डोंट नो किस लिए है ये सारे मेडल्स, युद्ध तो कोई जीते नहीं। शायद ये हो सकता है कि ये टेरर ग्रुप्स देते हो इनको, आई थिंक, क्योंकि इतने सारे मेडल्स। एनीवेज, तो ये तो हैं कि भाई लोगों का एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके रखना है, लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस प्रकार के नरेटिव्स जो हैं वो स्प्रेड किए जाएंगे। बट दे नो द थिंग वेरी वेल, दे नो इट वेरी वेल नाउ कि भाई अब चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए चेंज हो गई है। और भारत ने जिस प्रकार से ये ऑपरेशन सिंदूर किया है, तो अब ये टेररिज्म को स्ट्रेटेजी के तौर पर यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन अब आर्मी करेगी, पाकिस्तान की आर्मी ऑफ कोर्स। उनका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो अब उनको करना पड़ेगा कि भाई ये क्या रियली में इट इज़ वर्थ इट, क्या हम इसको करना चाहिए। तो दिस इज द थिंग। और लॉन्ग टर्म गोल जो हमारे देश का है, दैट इज ऑफ कोर्स ये डिटरेंस जो है, वी हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ जो है ये इफेक्टिव रहे। अब वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कब तक ये चीज़ चलेगी, क्योंकि प्रेशर तो हमारा रहेगा, डिप्लोमेटिक लिवरेज भी है, हमने मिलिट्री एक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक प्रेशर भी क्रिएट किया है। तो ये कुछ चीज़ें हमने की हैं, लेकिन कब तक ये चलेगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच, वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो ऑपरेशन सिंदूर सेट्स ए न्यू प्रेसिडेंट फॉर इंडियाज फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राइट।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला जो विषय है दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. जीडीपी एज ए measure of progress is outdated and fails to account for ecological and social realities. Critically analyze this statement in the context of modern environmental challenges. 1930s में जो पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन है उसके बाद 1930s में ये जीडीपी जो है इसकी शुरुआत होती है. और मेन काम जो जीडीपी का था, जीडीपी इन द सेंस से ये जो एक एज अ सिस्टम एज ए टूल जो है तो इकोनॉमीज को रिबूट करना था ग्रेट डिप्रेशन के बाद. तो इसके लिए जीडीपी जो है उसका इस्तेमाल होने लगा. इट इज़ अ वेरी पावरफुल इकोनॉमिक मेट्रिक, लेकिन इट फेल्स टू अकाउंट फॉर इकोलॉजिकल एंड सोशल रियलिटीज. आज के समय में एंड यू विल ऑल्सो फाइंड मीन्स ये इसका एक रिलेशन है कि जीडीपी में जब ग्रोथ होता है, जीडीपी जब ऊपर जाती है, जब आपका आंकड़ा जो है वो 6, 7, 8 ये सारी चीजें टच करता है, तो दूसरी तरफ आप देखिएगा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी उतना होता है. तो सबसे बड़ा फ्लो जो है जीडीपी का, ये एज ए टूल, एज ए जीडीपी जो टूल है, तो इसका सबसे बड़ा फ्लो जो है इट इग्नोर्स इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, जो नेचर है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है ये जीडीपी. और मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइमेट चेंज को लेकर आप सारी चीजें जानते हैं, किस प्रकार की चीजें हो रही हैं. लेकिन ये रिपोर्ट जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. इसको कहते हैं वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट रिपोर्ट. वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के हिसाब से जो कॉरपोरेट एसेट्स हैं आने वाले 5 सालों की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 years, आने वाले 5 साल, राइट. तो इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म. 5 years इज शॉर्ट टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल. 5 साल इज नथिंग, यू नो. तो ये शॉर्ट टर्म की बात है. आने वाले 5 सालों में कॉरपोरेट एसेट्स की बात करें, मैं यहां पर चीजें इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस रिपोर्ट. इसका जस्ट दे रहा हूं मैं आपको यहां पर. तो ये कॉरपोरेट एसेट्स जो हैं क्लाइमेट रिस्क की वजह से, पता है कितना क्लाइमेट रिस्क है ये कॉरपोरेट एसेट्स पर? 1.14 ट्रिलियन. 1.14 ट्रिलियन कॉरपोरेट एसेट्स जो हैं उस पर क्लाइमेट रिस्क हैं एज पर दिस वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट रिपोर्ट. और इसमें इंडिया का एक्सपोजर कितना है? इसमें 818 बिलियन. सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, इजंट इट? ये है इसकी नेगेटिव साइड कि हमने सिर्फ और सिर्फ, हमने, आई डोंट मीन टू से सिर्फ भारत ने, दुनिया भर ने यही चीज की है. सिर्फ जीडीपी पर ही हमने फोकस किया, सिर्फ ग्रोथ पर ही फोकस हुआ है. ग्रोथ के साथ बोला जाता है ये शब्द डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट जो है इट इज मोर होलिस्टिक, इट इज मोर अबाउट क्वालिटी. ग्रोथ इज मोर अबाउट क्वांटिटी एज वी नो. तो ग्रोथ पर फोकस हुआ है, डेवलपमेंट पर नहीं. एंड दिस इज अ बिग मिस्टेक कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड. दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अब चीजें चेंज की हैं. न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड हैज स्टार्टेड वेल बीइंग बजट्स. तो इसमें इकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ जो हैं उसको ग्रोथ के साथ साथ नापने की कोशिश कर रहा है न्यूजीलैंड. यूनाइटेड नेशंस ने एक SEE, इसको सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कहते हैं. थोड़ा गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, राइट. मैं फुल फॉर्म फिर से एक बार बोल देता हूं. सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, दैट इज SEE फ्रेमवर्क, यूएन का है ये.
और ये अलग अलग देशों को मदद करता है कि आप इकोनॉमिक अकाउंटिंग के साथ साथ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी कीजिए। फिर कुछ ऐसे 70 जितने ग्लोबल देश हैं, दुनिया के देश हैं, राइट, 70 कंट्रीज, उन्होंने अब कार्बन पर एक प्राइज लगा दी है। फिर ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, इट इज यूरोपियन यूनियन इज टेस्टिंग बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स। तो पॉलिसी के लिए सजेशन ये हो सकता है कि एनवायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर टैक्स लगाना चाहिए। अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो टैक्स लगाइए, और जहां पर रिस्टोरेशन हो रहा है तो उनको रिवॉर्ड दीजिए। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। यूके के पास एक यूके ने रिव्यू किया, इसका नाम है दास गुप्ता रिव्यू। इसमें भी यही बात जो है वो बताई गई है, राइट। Moving on to next topic, dear friends, this one is about Kashmir. Critically examine the role of international actors, particularly the US, in mediating conflicts between India and Pakistan. What are the risks of internationalizing the Kashmir dispute? इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर अनाउंस कर दिया, राइट। और सबसे पहले तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बता दिया। इट वाज लाइक ए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह उन्होंने सटाक से ये सब बता दिया कि दोनों के बीच में सीज फायर हो चुका है एंड थिंग्स। जेडी वांस जो है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने रोल प्ले किया। दीज टू लीडर्स वेर टॉकिंग विथ इंडियन एंड पाकिस्तानी लीडर्स, और कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एस्केलेट ना हो। अगेन हमने इस पर बात कर ली है, लेकिन दिस आर द पॉइंट्स, राइट, के ज़ीरो टॉलरेंस। और पहले ऐसा होता था कि जो आपकी डिनाइबिलिटी जो थी कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, दिस इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड। इस चीज को इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय दिस थिंग। एक तो जीरो टॉलरेंस है, और आप अगर डिनाई करेंगे, आप अगर कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे यहां से नहीं होगा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू टेक योर वर्ड, राइट। हम तो फिर एक्शंस लेंगे ही लेंगे। अब ओपोजिशन जो पार्टीज हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि मोदी साहब की अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर ये होनी भी चाहिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को बताया जाए कि भारत सरकार ने क्या क्या एक्शंस ली है, कितना ह्यूमन लॉस हुआ, कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। हमारा देश तो डेमोक्रेटिक है ना, हमारे देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में तो एक सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें, इसी के साथ ऑपोजिशन ने ये भी डिमांड की है कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी होना चाहिए। तो ये भी सरकार को करना चाहिए। सरकार को, पार्टीज को, और इसके साथ साथ हमारे देश को और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि जो ऑपरेशंस हुए तो उसमें क्या लॉसेस हुए, क्या विक्ट्रीज हुई, आंकड़े, कितने लोगों की जान गई, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सरकार इस पर विस्तार से हमें जवाब दे, यही हमारी आशा है। रही बात यूएसए के इन्वॉल्वमेंट की या फिर मीडिएशन की, भारत को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। कश्मीर वाला जो डिस्प्यूट है उसमें भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ जो हमें जाननी है दैट इज़ कि कश्मीर को लेकर भारत का सिर्फ एक ही स्टैंड है, दैट इज़ इसमें कोई बीच में नहीं आएगा। दिस इज ए बायलैटरल थिंग। मैं और पाकिस्तान मिलकर चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। आई नो हाउ टू हैंडल पाकिस्तान, तो वी विल डू इट आवरसेल्व्स। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई मिसबिहेवियर करता है तब आप पाकिस्तान को बटन्स दबाइए, दैट्स इट। बटन्स दबा रहे हैं आप, डू इट। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इस विषय को इंटरनेशनलाइज करें। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है, पाकिस्तान में तो किसी यूएसए से कॉल भी आएगा ना, अगर किसी मिनिस्टर का वहाँ से या फिर यूके से कॉल आएगा तो भी बताएंगे कि देखिए हमें तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं है, आपको डांटने के लिए कॉल किया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि हमें सपोर्ट किया है। तो कश्मीर को लेकर अगर पाकिस्तान को डांटने की बात है, कंट्रोल करने की बात है, उनके हाथ को बांधने की बात है, तो यस भारत कहेगा कि डू इट। लेकिन यहाँ पर आकर
पाकिस्तान और इंडिया बैठे हैं और टेबल में एक और देश है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, तो ये चीज़ जो है वो भारत नहीं चाहता है. What we need now and what we are doing is we of course we need cool-headed thinking, domestic consensus, right? हमारे देश में डोमेस्टिक हार्मनी तो होनी ही चाहिए, जिसके बारे में इससे पहले भी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में कम्युनल इश्यूज हों, लेकिन अच्छी बात है कि ऐसी कोई चीज़ हम होने नहीं दे रहे हैं. दिस इज ऑफ कोर्स द unity in diversity at play, and it is very strongly rooted. Moving on to next topic. This one is about Pakistan-backed hackers, right? How have Pakistan-backed hacker groups evolved their methods over the years? Analyze the implications of these tactics on India's cyber security infrastructure. तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तान बैक्ड साइबर अटैक्स हैं वो चलते रहते हैं. इनकी अलग अलग मेथड्स हैं. वेबसाइट को डीफेस करना, डेटा चोरी कर लेना, राइट, साइबर अटैक्स करवाना, ये सारी चीज़ें. और हमारे देश की एक इंस्टीट्यूशन है, आप जानते होंगे, इसके बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा. वेरी इजी, राइट. इसको कहते हैं CERTIN. सुन रहे हो ना? CERTIN देख रहे हो ना? NCERT मत समझ लेना इसको. तो CERTIN ने तो एक अलर्ट भी दिया था कि इस प्रकार के पोटेंशियल एस्केलेशन हो सकते हैं, खास करके युद्ध के दौरान. इन सारे ये जो हैकर्स हैं, इन सारे अटैकर्स को और ज़्यादा एक्टिव किया जाता है. तो एक पर्सिस्टेंट थ्रेट रहा है भारत पर. और जब बॉर्डर पर टेंशन्स होते हैं तब तो अटैक्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बॉर्डर पर टेंशन्स नहीं होते हैं उस समय पर भी साइबर अटैक्स होते रहते हैं. तो इसकी एक लंबी तैयारी जो है वो भारत को करनी है. एक हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एक इन्होंने एक कैंटीन वाला एक कि भाई कैंटीन रिलेटेड एक बोगस ऐप उन्होंने बनाया था. और इसमें फिर पता चला कि दिस वाज ए सॉर्ट ऑफ साइबर अटैक. फिर सरकार ने एक कवच बनाया. कवच नाम का एक सिस्टम है कि जो सरकारी अधिकारी हैं तो वो इसमें लॉग इन करेंगे, उसके बाद दे कैन एक्सेस द सिस्टम. तो फिर इन्होंने एक कवच का स्पूफ बनाया कि कवच का अपग्रेड है थिंग्स. तो फिर लोगों ने इसमें आईडी पासवर्ड डाले. तो ये सारी चीज़ें सोचिए, वे सारे डिपार्टमेंट्स में हो रही है हमारे यहाँ पर, जिन पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि यू हैव टू बी बिट केयरफुल, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं और वहाँ पर ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल. हमारी खुद की जो टेक्टिक्स हैं उसको हमें और ज़्यादा इवॉल्व करने की ज़रूरत है. एंड वी नीड टू हमारे भी ऐसे सोल्जर्स होने चाहिए जो एटलीस्ट डिफेंड करें. अगर वो अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, अटैक हो रहा है या फिर होने वाला है, तो हम उनको न्यूट्रलाइज कर दें. इसमें भी हमें वी हैव टू इट्स लाइक जैसे इजराइल की सरकार कहती है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस. ऐसी ही कोई टेक्निक जो है वो हमें फॉलो, ऐसी ही कोई डॉक्ट्रिन जो है वो हमें इसमें फॉलो करनी पड़ेगी. एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट APT, इसके ऐसे ग्रुप्स हैं. तो इसमें एक ट्रांसपेरेंट ट्राइब है. ये APT 36 जो है, तो ये प्रॉपर आइडियोलॉजिकल ड्रिवन, सरकार की मदद मिलती है, स्टेट बैक्ड हैकर ग्रुप हैं. तो यहाँ ये बहुत बड़ा रिस्क है भारत की साइबर सिक्योरिटी को लेकर, राइट. और सरकार की सेंसिटिव जो सिस्टम्स हैं और हमारा डेटा जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस प्रकार के ग्रुप्स. और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर होने के पीछे एक मेन रीज़न जो है दैट इज़ के poor cyber security awareness. This is number one reason. We need more aggressive and persistent awareness campaigns nationwide. और it is not just के IT डिपार्टमेंट का ही ये काम है. हर एक व्यक्ति को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. साइबर वॉरफेयर जो है ये एक डोमेन है ही युद्ध का. जैसे लैंड पर आर्मी लड़ती है, जैसे समंदर में नेवी लड़ती है, एयर में ऑफ कोर्स एयरफोर्स. अब हमें साइबर फोर्स की भी ज़रूरत है. और एक और डोमेन जो है दैट इज स्पेस. तो ये 5 डोमेन बन चुके हैं आज के समय में युद्ध के. तो हमें साइबर और स्पेस में भी पीछे नहीं रहना है, राइट. इंडिया मस्ट अडॉप्ट ए मल्टी लेयर्ड अप्रोच टू काउंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर थ्रेट्स इफेक्टिवली. और इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है विल प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Now, dear friends, let's move on to the last topic of the day.
Masood Azhar's grief over his family's loss underscores the human cost of terrorism he once glorified. Discuss the irony and moral lessons embedded in this narrative. मरकज सुबहान अल्लाह नाम की एक जगह जिस पर भारत की आर्मी ने स्ट्राइक्स की, और यहां पर ये जो मसूद अजहर हैं उसके 10 परिवार के मेंबर्स जो हैं वो मर गए। एक समय पर मौत का तांडव करने वाला ये व्यक्ति, दूसरे लोगों को मारकर खुश होने वाला व्यक्ति जो हैं, आज टेबल्स टर्न हो चुके हैं। आज समय देखिए कैसा आ गया कि आज वो खुद रो रहा है। वायलेंस को ग्लोरीफाई करने वाला व्यक्ति, लोगों को ब्रेन वॉश करने वाला व्यक्ति, आज हम कह सकते हैं कि समय ने मसूद के साथ इंसाफ किया। आज उसको भी पता चले कि जब अपने नजदीक के, अपने लव्ड वंस, अपने नियर और डियर वंस जब हमारे साथ नहीं रहते, जब कोई उनको छीन लेता है, कोई उनको जब छीन लेता है आपसे, तब जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जो इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, आज फर्स्ट हैंड उसको पता चलेगा। इनफैक्ट पता चल रहा है। IC-814 हाईजैकिंग के समय पर यह फेमस हुआ। जेल में बंद था, ये कश्मीर की एक जेल में था, और फिर ये प्लेन हाईजैक हुआ। भारत सरकार के पास उस समय पर कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे 167 लोग जो हैं वो हॉस्टेज थे, तो इनको बचाने के लिए हमें 3 टेररिस्ट जो हैं उनको रिलीज करना पड़ा। और जहां तक मुझे पता है, ये मसूद को छोड़कर बाकी 2 जो टेररिस्ट जिनको हमने रिलीज किया था वो भी खत्म हो चुके हैं। एज फार एज आई नो वो खत्म हो चुके हैं। आई कैन नॉट वेरीफाई इट। अभी मुझे प्रिसाइजली वो चीज़, ये एक अचानक से एक पॉइंट जो है वो मेरे ध्यान में आया, ये IC-814 को लेकर। तो उस समय पर 3 टेररिस्ट जो छोड़े थे, तो उसमें तो एक मसूद है, वो जिंदा हैं, लेकिन बाकी के 2 जो हैं, मुझे लगता है कि शायद एक व्यक्ति जो हैं वो इसमें ये हाईजैकिंग में शायद इन्वॉल्व था, या फिर इसको छोड़ दिया था भारत ने हॉस्टेज एक्सचेंज में, वो मर गया। इसमें दोनों में से कुछ एक हुआ है। लेकिन यू कैन इमेजिन कि इसको छुड़वाने के लिए पूरा एक प्लेन हाईजैक किया गया। तो ही इज नॉट जस्ट एनी अदर रैंडम टेरर गाय, इज ए मास्टरमाइंड। ये टॉप पर बैठा हुआ टेररिस्ट है, जो हम कहते हैं ना शैतान, जो हम कहते हैं एक समय पर जो रावण और जो भी अलग अलग जो शैतान हैं, महिषासुर व्हाटएवर, तो इसी प्रकार का ये व्यक्ति है। और जेल के बाद क्या किया इसने? जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। तो ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स जो हुए हैं तो इसकी लीडरशिप के तहत हुए हैं। लेकिन आज रो रहा है, आज पर्सनल लॉस हुआ है ना, आज उसको रियलाइज हुआ होगा कि जब आप ऐसी चीजें दूसरों के साथ करते हो तो कितना दुख और दर्द होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक फेलियर ये रहा है कि इतना बड़ा आतंकवादी जो हैं वो आज भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार या फिर पाकिस्तान का द एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और पाकिस्तान पर कोई इतनी खास ग्लोबल एक्शंस नहीं ली गई हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला? पाकिस्तान में से। पाकिस्तान को यूएसए की सरकार ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे। पाकिस्तान कह रहा था कि हम आपको ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हुई? पैसे आते गए, अगर ढूंढ लोगे तो फिर पैसे आना बंद हो जाएंगे। तो जितने लंबे समय तक आप यूएसए से पैसे निकाल सकते हो उतने पैसे निकाले, थोड़ी बहुत एक्शन ली यहाँ वहाँ पर एक्सेट्रा। लेकिन फिर यूएसए ने सोचा कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, दे विल नॉट हेल्प अस, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने ढूंढा और मार दिया। अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस प्रकार की चीज़ों में भारत का या फिर जो पीस लविंग कंट्रीज़ हैं उनका साथ नहीं देती है, देन वी हैव टू टेक एक्शन ऑन आवर ओन। Global accountability for state-sponsored terrorism remains elusive despite evidence against Pakistan. We need stronger mechanism. यूनाइटेड नेशन को सबसे पहले तो टेररिज्म क्या है उसकी डेफिनेशन पर काम करने की ज़रूरत है। भारत ने कई बार कहा है कि भाई इसकी एक ग्लोबल कंसेंसस तो बने कि डेफिनेशन क्या है, नहीं हो पा रहा है। कितनी रेड टेपिज्म वहाँ पर है, आप देखिए।
एनीवेज, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की ये हमारी डिस्कशन और ये जो वीडियोस हैं इनके माध्यम से आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हर रोज़ सीख रहे होंगे। और इसी के साथ दोस्तों जो एक नई सीरीज स्टार्ट की है ना हमने, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर यूपीएससी, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनीथिंग इन लाइफ, ये सीरीज देखिएगा ज़रूर। यू विल गेट, क्या कहते हैं, नेक्टर, डायरेक्ट जो एक ज्यूस है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, राइट? तो यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द वीडियोज वन बाय वन। आज एक और वीडियो रिलीज हो रहा है अराउंड 6 PM ऑन क्यूरियसली एजुकेशन, इसको ज़रूर देखिएगा। एंड डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन सेंड मी अ मैसेज। जो हमारा टेलीग्राम का एक चैट ग्रुप है तो उसमें भी आप बता सकते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज योर आइडियाज़ और एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट, राइट? तो love to hear from you. And that's basically everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.